हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्लांट्स में जो ट्रांसलोकेशन है या ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरह से होता है। हमने देखा था जाइलम और फ्लोएम किस तरह से अपने कार्य को संपन्न करते हैं। तो इस तरह से जैव प्रक्रम में जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका उत्सर्जन या उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। अब ये उत्सर्जन क्या है? जैसे कि लास्ट लेक्चरों में हमने देख लिया कि जब हम पोषण पढ़ा रहे थे तो बहुत से ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं जो बन जाते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। तो वह क्रिया जिसके द्वारा शरीर में निर्मित व्यर्थ पदार्थ, हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो वह क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ, हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो excretion is what? Excretion is a process through which waste and harmful substance remove outside the body. ठीक है, अब ये आपकी क्रिया होगी कि इस क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इस क्रिया के लिए कौन कौन से शरीर में अंग पाए जाते हैं जो आवश्यक होते हैं इस क्रिया को करने के लिए। अब हम देखेंगे कि उत्सर्जन की क्रिया में जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो कौन कौन से हैं। इसको हम आगे और अगर इलैबोरेट कर दें तो वह अंग या ऐसे अंग या ऑर्गन जिसकी सहायता से उत्सर्जन की क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है, उन्हें एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। ठीक, तो शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल या हानिकारक पदार्थ को जो बाहर निकाला जाता है किस क्रिया द्वारा? उत्सर्जन द्वारा। और जो अंग इसमें शामिल होते हैं जिसकी हेल्प से ये क्रिया होती है उन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि मनुष्य में कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं जो उत्सर्जन की क्रिया में सहायक होते हैं। विच टाइप ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन। तो इसको हम देखते हैं उत्सर्जी अंग, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मनुष्य में मुख्य रूप से एक जोड़ी वृक्क, पहला एक जोड़ी वृक्क जो होते हैं, वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर किडनी, या इसको हिंदी में वृक्क कहते हैं। ये मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं जिनके द्वारा
यूरिया को, खनिज लवणों को, जल को, बहुत सी तरह की इसमें क्रियाएं होती हैं और इसके द्वारा ही व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये वन पेयर होते हैं, यानी एक जोड़ी होते हैं। ये मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं, मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हमने जब रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तो उसमें फेफड़ों के बारे में देखा था। फेफड़े भी एक तरह का उत्सर्जन का कार्य करते हैं। क्या उत्सर्जित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह के उत्सर्जी अंग में सहायक होते हैं। जल वाष्प को उत्सर्जन करते हैं। तो हम अभी आगे देखेंगे क्या क्या होता है। तो जनरली ये जानते रहिए कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं। फेफड़े हो गए, ठीक। फिर आपकी आती है त्वचा। त्वचा में कैसे होता है? त्वचा में कई ग्रंथियां होती हैं जिसे हम सेबेसियस ग्लैंड या सीबम ग्लैंड बोलते हैं, या श्वेत ग्रंथियां या तेलीय ग्रंथियां होती हैं, जिनसे बहुत से हानिकारक पदार्थ पसीने के माध्यम से या इन तेलीय ग्रंथियों द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो त्वचा भी एक तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है आंत या इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की दीवार भी कुछ अवशोषण का कार्य करती है, उत्सर्जी अंग को अवशोषित करती है और फिर उसको वेस्ट मटेरियल के साथ बाहर कर देती है। तो इस तरह से इतने आपके उत्सर्जी अंग होते हैं जो उत्सर्जन की क्रिया में सहायता करते हैं। मेन तो आपका वृक्क है, किडनी है, ठीक है। बाकी भी एक तरह से उत्सर्जन कर रहे हैं, शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये उत्सर्जन का ही कार्य कर रहे हैं। जैसे फेफड़े हो गए, आपकी त्वचा हो गया, त्वचा जैसे पसीना निकलता है तो बहुत से रोग, हानिकारक कीटाणु बाहर निकल जाते हैं और आते हो गई। तो इस तरह से इसको आप ये भी कह सकते हैं कि सहायक उत्सर्जी अंग है और ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। सहायक उत्सर्जी अंग, ठीक। इस तरह से हमने देखा कि जो मनुष्य में वृक्क होता है, फेफड़े होते हैं, त्वचा होते हैं, आंत होते हैं, वो किस तरह से, हम इसका डीप में स्टडी करेंगे, किस तरह से उत्सर्जन का कार्य करते हैं। अब हम जो आपका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है क्या, वृक्क, उसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। वृक्क या किडनी, वृक्क जैसे कि हमने बताया ये एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी, ठीक है। ये उदर गुहा में, उदर गुहा बताया गया है, उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर पाए जाते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के कशेरुक दंड के दोनों ओर पाए जाते हैं, ठीक। ये हो गया। और क्या होता है इसमें, इसकी आकृति सेम के बीच की आकृति होती है, सेम के बीच की आकृति, सेम के बीच, नॉट बीच, इट्स बीच। साइज मतलब स्ट्रक्चर जो दिखता है ऐसे दिखता है, ये बताएंगे क्या होता है। सेम के बीच की आकृति के होते हैं, ठीक। इसका जो वेट होता है लगभग 140 ग्राम होता है। इसकी जो लेंथ होती है 4 to 5 इंच होती है और जो विड्थ है वो, ये लेंथ हो गया
2 to 3 इंच होती है, ठीक विड्थ। तो इस तरह से हमने देखा कि मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं जो मध्य अधर रेखा में कशेरुक दंड या वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर एक एक पाए जाते हैं। इनकी आकृति सेम के बीच की तरह होती है। इसका वेट 140 ग्राम है, प्लस इसकी जो लेंथ है 4.5 इंच और जो विड्थ है 2.3 इंच होती है। ठीक है, इतना तो आई थिंक क्लियर है, कोई ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अब वृक्क की जो इकाइयाँ होती हैं, यहाँ पे लाइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वृक्क की जो इकाइयाँ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम या व्हाट इज द यूनिट ऑफ किडनी, तो दैट इज द यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन, या इसको हिंदी में बोलते हैं वृक्क नलिका। ठीक है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये आपकी इकाई हो गई। जैसे जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जीव का निर्माण किससे होता है, छोटी छोटी इकाइयों से होता है, वो क्या होती है, सेल कहलाती है। उसी तरीके से इस वृक्क की जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन या वृक्क है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आता है। अक्सर पूछा जाता है कि वृक्क की इकाई क्या है। ठीक, तो ये हो गया वृक्क के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन की, क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इसकी इकाइयाँ क्या हैं। ठीक, अब इसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं, यही भी देख लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि जो वृक्क होता है है, ये 2 भागों में बटा होता है। इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट। कौन कौन सा, दिस इज कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, और भीतर का जो भाग होता है उसे हम मेडुला कहते हैं। ठीक, बल्कुट और मध्यांश। तो वृक्क इंटरनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, कॉर्टेक्स जो बाहर का भाग होता है और मेडुला जो भीतर का भाग होता है। इसी में वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं। यहीं पे आपकी वृक्क नलिकाएं, हम एक का स्ट्रक्चर बनाए तभी इसको इलैबोरेट करेंगे। ऐसे ऐसे करके वृक्क नलिकाएं पूरे वृक्क को घेरे रहती हैं। लगभग 1,30,000 से 1.5 लाख वृक्क नलिकाएं आपके वृक्क में होती हैं, तभी तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया संभव हो पाती है। ये आपकी वृक्क नलिका हो गया, या इसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह से वृक्क की संरचना होती है, क्या क्या इसमें होता है। इसका एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं कि कहाँ पे ये लाई करता है।
ठीक है। ये आती हैं ब्रिक नलिकाएं आपकी यूरेटर्स। यूरिनरी ब्लडर में, और फिर ये यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। ठीक है। ठीक। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं कि क्या क्या पार्ट है ये आपका कहलाता है रीनल आर्टरी। ब्रिक धमनी, ये कहलाता है रीनल वेन। ब्रिक सिरा, ये आपका कहलाता है मूत्र वाहिनी, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूरेटर। ठीक। ये आपका कहलाता है यूरिनरी ब्लडर, मूत्राशय, जहां यूरिन इकट्ठा होता है, यूरिनरी ब्लडर। ठीक। और ये आपका होता है मूत्रमार्ग, या इसको कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक। तो जनरली इतने पार्ट आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। एक जोड़ी ब्रिक, अदर साइड रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यूरेटर्स, यूरेथ्रा। ठीक है। और यूरिनरी ब्लडर, जब ब्लड यहां से आते हुए पहले यहां आता है, इसमें उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, ब्रिक में जाता है, फिर यहां से फिल्टर्ड होता है, एब्जॉर्ब होता है, फिर आपका वापस रीनल वेन में आता है, फिर वापस ये हार्ट में चला जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है। मैक्सिमम इसमें दो तरह की प्रक्रिया होती है। जब हम इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि क्या होता है। तो इस तरह से जो ब्लड होता है वापस हार्ट में चला जाता है। यहाँ से जो यूरिन बनता है, जो फाइनली होता है, जिसमें से सारे पदार्थ निकाल लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, केवल और केवल वेस्ट मटेरियल रहता है और जल रहता है। इसमें आप क्या आता है, मूत्राशय में यहाँ पे एकत्रित होता है और फिर मूत्रमार्ग से निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ब्रिक अरेंज होते हैं, किस तरह से यूरेटर होता है, कहाँ पे कलेक्ट होता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि उत्सर्जी अंग क्या है, उत्सर्जन क्या है, कौन कौन से अंग होते हैं, ब्रिक क्या है, ब्रिक की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन क्या होता है, वो किस तरह से शरीर में कहाँ पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स कहाँ होता है, मेडुला कहाँ होता है। ठीक है। तो इस तरह से उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो
मूत्र का निर्माण होता है या यूरिन फॉर्मेशन होता है वृक्क नलिका द्वारा, ये नेफ्रॉन द्वारा। कैसे होता है, हाउ इट परफॉर्म, ठीक है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। सारे बच्चे अच्छे से कॉपी में ये सब नोट्स लिखें और उसको याद करें। ओके बेटा, थैंक यू।